हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में आज हमारे बीच में पधारे हैं श्री आशीष कंदवे। आशीष कंदवे जी ICCR की मुख्य पत्रिका गगनांचल के आप प्रधान संपादक हैं और साथ ही साथ अब आप के ऊपर एक और महती भार आपके पास चढ़ गया है, वो उसका नाम होता है निदेशक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र। आप उसके निदेशक भी आप हो चुके हैं। बहुत बहुत आपको हार्दिक आपका अभिनंदन। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज आप सतमोला कवियों की चौपाल में आज आप हमारे साथ उपस्थित हैं। और ये आजकल चलता है अंतर्राष्ट्रीय कई प्रकार की संस्थाएं हैं। जैसे मैंने बताया ना कि एक गली से दूसरी गली में राष्ट्र बदल जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, लेकिन वास्तव में आज हमारे साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय मुखिया के रूप में, सांस्कृतिक और साहित्यिक मुखिया के रूप में हमारे बीच में आशीष कंदवे जी हमारे बीच में हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय साहित्य परिषद के भी आप अध्यक्ष हैं। मैं हिंदी साहित्य परिषद के भी आप अध्यक्ष हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ में जो बैठे हैं एक बहुत ही वरिष्ठ कवि व गजलकार, मेरे पिताजी आचार्य जगदीश आर्य जी के साथी शायर। आपके नाम से काफ़ी मुशायरे होते हैं। आप कई देशों में विदेश यात्रा मुशायरों के लिए आप कर चुके हैं। आपका एक वैश्विक नाम है, जिनका नाम होता है वो है मासूम गाजियाबादी जी। जरा जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में जिन्होंने कवि सम्मेलन और साहित्य जगत में पैरोडी को अपना एक मुकाम दिया, एक पहचान दिलाई और एक सम्मानजनक स्थिति का जो पद दिलाया, ऐसे उसके जनक हमारे बीच में सुनहरी लाल वर्मा। तुरंत जोरदार ताली के साथ हम सुनहरी लाल वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। और अब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं वह है बहुत ही हास्य सम्राट। हम तो बहुत ही एक श्रेष्ठ कवि के साथ साथ उनको हास्य सम्राट कहते हैं। कई हास्य सम्राटों के सम्राट जनक रसिक गुप्ता हैं। आप काव्य गुरु के रूप में आप पहचान रखते हैं रसिक गुप्ता जी। और रसिक गुप्ता जी की पहचान एक ये भी है कि आप राष्ट्रीय कवि संगम दिल्ली के आप प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं। जोरदार ताली के साथ रसिक गुप्ता जी का स्वागत। अब मैं जब सबसे पहले जिनकी मैं शुरुआत कराना चाहता हूं कि पैरोडी किस प्रकार हो सकती है। जैसे एक गजल और गीत का एक मीटर होता है, पैरोडी के लिए एक नूतन प्रयास करने वाले, और मैं अगर कहूं तो सुनहरी लाल वर्मा तुरंत ने, इनको हम बाबा तुरंत देव बोलते हैं, और तुरंत ये अपनी काव्य पाठ रचना का प्रस्तुतिकरण कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि छोटी छोटी क्षणिका श्रोणी प्रीतम के बाद यदि कोई मुझे नाम ध्यान रहता है तो वो बाबा तुरंत देव का रहता है। तुरंत देव जी के लिए मैं राजा राजेंद्र राजा जी का एक छोटी सी एक उनकी छोटी रचना है, वो उसके साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। एक गांव को लूटने के बाद डाकुओं का दल वापस जाने लगा। जाते जाते गांव वालों को यूँ समझाने लगा, गांव वालों सावधान हो जाइए, अपनी बहू बेटियों को कहीं छुपाइए। एक गांव के नौजवान से ना रहा गया, वह जोर से चिल्ला उठा कि महाराज, हे महाराज, आप तो जा रहे हैं, अब डर किससे हो सकता है। डाकुओं का सरदार बोलने लगा, चुप, हम तो जा रहे हैं, अब पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। तो सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी आए और अपनी पैरोडी से सतमोला कवियों की चौपाल में रंग बरसाएं। सुनहरी लाल वर्मा तुरंत। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमें देखते हैं और सुनते हैं।
मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ। बीमार लोग होते हैं तो बीमारों को दवा चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं इनको हाई बीपी होता है, लो बीपी होता है, उसकी दवा है। बाज़ार में डॉक्टर बहुत दवाएं खाते हैं और अपन तो ऐसी दवाई लेते हैं, इससे कोई टेंशन ही नहीं रहती। कि ना तो गुंडों से मवाली से बात करते हैं, ना तो गुंडे से मवाली से बात करते हैं, और न गुस्से से न गाली से बात करते हैं। भाई बढ़िया। ना ही गुस्से से न गाली से बात करते हैं। बीपी लो हो तो हम बीवी को छेड़ देते हैं। बीपी लो हो तो हम बीवी को छेड़ देते हैं, और हाई हो जाए तो साली से बात करते हैं। टेंशन फ्री रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है दवाइयाँ खाते हैं, साहब वो गाल पिचक गए हैं, शीशे में मुंह देखते हैं गाल पिचक गए हैं, तो उनके लिए दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं। मैं बताऊँ आपको, 1 मिनट में आपका गाल फूल जाए, ऐसे हो जाए। किसी वजह से आपके पिचक गए हो गाल, किसी वजह से आपके पिचक गए हो गाल, तो बर ततैया छेड़ दो फूल जाए तत्काल। बर ततैया छेड़ क्या दो उपमा है भाई। फूल जाए तत्काल। जय हो। और देखो डॉक्टर लोग जो है कैसे लोगों को परेशान करते हैं, उनसे पैसा ऐंठते हैं। मुआसे की दवाई लेने जाते हैं लोग, मुआसे निकल आए। मुआसे कभी छोटे बच्चों के निकले? कभी नहीं निकले। बुढ़े आदमियों के निकले मेरे जैसे के? कभी नहीं निकले। ये वहां से निकलते हैं जवान जब जवानी चढ़ती है ना, तो वो कहीं ना कहीं होकर निकलती है। बिल्कुल। आपकी उम्र में तो बाल निकलते हैं। हाँ तो ये जवानी जो है सॉफ्ट जगह होती है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट, वहां से जो है वो मैल जो है गंदगी निकलती है, वो है मुँह से। अब लोग जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनकी दवाई देता है, मुँह से 2 दिन में खत्म, 4 दिन में खत्म। तो मुँह से जो है वो दवाई लगाता है, दवाई लगाने से मुँह से यहाँ से तो रुक जाते हैं, अरे फिर कौर कहीं से निकलते हैं। वो निकलते जरूर है, तो वो गंध है वो कहीं से निकलेगी। ये बनाए क्यों है मेरी नजर में, बताऊं क्यों बनाए, भगवान ने क्यों बनाए। कि चिकने गालों पर कहीं मजनू फिसल न जाए, चिकने गालों पर कहीं मजनू फिसल न जाए, इसीलिए करतार ने ब्रेकर दिए बनाए, इसीलिए सरकार ने ब्रेकर दिए बनाए। बहुत से बच्चे, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, अब तो मैंने रिटायर हो गया। एक बच्चा बोला 12वीं क्लास करने के बाद, सर जी मैंने 12वीं कर ली, अब क्या करूं? मैंने कहा 13वीं कर। तो वो एकदम ऐसे हंस पड़ा, मैंने हंस क्यों रहा है, बीए कर, बीए 13वीं क्लास होती है, 14वीं कर, 15वीं कर, ऐसे चलता रहे। तो फिर मैंने कहा अब तू कुछ नहीं करना चाहता तो एक काम बताऊं जो बहुत परमानेंट आजीवन नौकरी, मरते दम तक आपको कमाई होगी। वो क्या है कि बाबा बन जा बेटा अब तू, भज गोविंदम हरे हरे। बाबा बन जा बेटा अब तू, भज गोविंदम हरे हरे। और रोज पुलिंदे घर लाएगा तू नोटों के हरे हरे। तू नोटों के हरे हरे, हाँ तू नोटों के हरे हरे। कि नौकरियों के गए जमाने कहाँ नौकरी पाएगा, नौकरियों के गए जमाने कहाँ नौकरी पाएगा। और घोटालों के इस दल दल में घुट घुट के मर जाएगा। और तेरे पोथी पत्तर डिग्री
सड़ जाएंगे धरे धरे। और बाबा बन जा बेटा अब तो भज गोविंदम हरे हरे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। और देखिए कि कुछ दिन के अंदर सपूत तू धन कुबेर बन जाएगा। और इनकम टैक्स कमिश्नर तेरे दर पे शीस झुकाएगा। और मंत्री संतरी बाहुबली सब तुझसे रहेंगे डरे डरे। और बाबा बन जा बेटा अब तो भज गोविंदम हरे हरे। जय रघुनंदन जय सिया राम, पहले पैसा पीछे काम। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। और एक और छोटी सी पैरोडी आपको देता हूँ। बोलिए सुनहरी बाबा की जय। बाबा पहले ही बोल दिया था ना तुरंत बाबा। तो मैं किडनियों का व्यापार चल रहा था, कहीं यहाँ से किडनी निकाल ली, वहाँ से निकाल ली, कहाँ से निकाल लेते हैं किडनी। किडनी कहाँ होती है। अब मैंने इसको लोगों को सचेत किया, और हास्य भी है और इसमें संदेश भी है कि घर से अगर चलो तो चलो देखभाल के। घर से अगर चलो तो चलो देखभाल के। और रखना तुम अपनी अपनी किडनियां संभाल के। घर से अगर चलो तो चलो देखभाल के। रखना तुम अपनी अपनी किडनियां संभाल के। किडनी में जिंदगी की डोर है पतंग है। किडनी में जिंदगी की डोर है पतंग है। और लड़ते हैं हम इसी से जिंदगी की जंग है। ये डोर काट देना कोई तार डाल के। ये डोर काट देना कोई तार डाल के। और रखना तुम अपनी अपनी किडनियां संभाल के। और घर से अगर चलो तो चलो देखभाल के। रखना तुम अपनी अपनी किडनियां संभाल के। बताते हैं कि इन किडनी वालों, किडनी चोरों के तार बहुत दूर तक लगे जुड़े हुए होते, विदेशों तक में। वही वाला तार कोई डाल के काट ना दे। अब देखिए नर्सिंग होम, पहले नर्सिंग होम नाम थे, अब अस्पताल हो गए। नर्सिंग का मतलब मैंने जो सोचा अपने दिमाग से, कपड़ा लिखा ज़्यादा नहीं। नर माने आदमी, सिंह माने शेर, और होम माने घर। एक आदमी जो शेर बन गया है और उसका घर है वो नर्सिंग होम। इसके घर में एक बार कोई घुस कर चला जाए तो बिना कटे हुए, पिटे हुए, मरे हुए लौट कर नहीं आएगा। ये होता है ज़्यादातर प्राइवेट नर्सिंग होम। तो मैंने देखिए कैसे लाइन क्या कहाँ से कहाँ जोड़ी है जी। स्वागत कि नरसिंह बने खड़े हैं, ये समाज की भी स्थिति है उसमें। नरसिंह बने खड़े हैं हर गली के मोड़ पर। नरसिंह बने खड़े हैं हर गली के मोड़ पर। और खंजर तने खड़े हैं हर गली के मोड़ पर। और रख दे न कोई आपके पुर्जे खंगाल के। रख दे न कोई आपके पुर्जे खंगाल के। और रखना तुम अपनी अपनी किडनियां संभाल के। घर से अगर चलो तो चलो देखभाल के। और रखना तुम अपनी अपनी किडनियां संभाल के। रखना तुम अपनी अपनी किडनियां संभाल। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैंने जैसे आपको पहले कहा था, सुनहरी लाल वर्मा तुरंत एक वरिष्ठ पैरोडीकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार। पैरोडीकार भी नहीं कहूँ तो बहुत हल्का शब्द लग जाता है, लेकिन वाकई में आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। और आपका मेरा साथ 30 वर्षों का है। 30 वर्षों में मैंने जो आपको देखा है और जाना है, आप
पैरोडी के, अब आपने देखा ना कि छोटी छोटी पैरोडी ली, पैरोडी के बीच में कैसे ज्वलंत विषय लिए, और मैं आपको साधुवाद करता हूं और मैं अगले कवि को बुलाना चाहता हूं। उससे पहले एक जोरदार तालियों के साथ हम सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी का अभिनंदन। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी आप सुन रहे थे सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी को, यानी कि बाबा तुरंत देव को। आपने तुरंत देव के रंग देखे, अब मैं एक अलग रंग आपको दिखाना चाह रहा हूँ। साथ में बैठे हमारे रसिक गुप्ता जी। रसिक गुप्ता जी से ही उन्होंने नेशनल चैनल पे प्रथम आने का पुरस्कार लिया था, और आज अनेक वरिष्ठ कवि हैं जिनके आप गुरु हैं, और आप हास्य सम्राट के रूप में भी जाने जाते हैं। और एक ऐसे कवि जी, आपने कविता आप लिखते हैं, कविता के रूप में आप जिस प्रकार से हास्य की फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं, साथ ही साथ आप समस्या को कविताओं में उठाते हैं, उसका समाधान भी देते हैं। ऐसे कवि हैं। मैं बड़े आदर के साथ अपने बड़े भाई रसिक गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं। जा जोरदार तालियों के साथ रसिक गुप्ता जी का। सतमोला चौपाल के सभी श्रोताओं को मैं रसिक गुप्ता नमन करता हूं। और अभी 2 साल से जो विश्व में महामारी फैली कोरोना, उस पर मैंने एक हास्य कविता लिखी। वो हास्य कविता स्वागत मंच से स्वागत सभी को समर्पित करता हूं कि इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। पहले सब हेलो हाय किया करते थे, इस हेलो हाय को कोरोना की ऐसी हाय लगी कि पूरी दुनिया के लोग नमस्ते पर आ गए। वाह वाह, क्या बात। अपनी पत्नी के अत्याचारों से दुखी हमारा एक मित्र लॉकडाउन तोड़ के भागने लगा बेचारा, तो पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया, लगाकर कर्फ्यू तोड़ने की धारा। 2 दिन बाद में उससे जेल में मिल के आया, तो आशीष भाई उसके चेहरे पे ना दुख ना गम का साया। अच्छा। बोला यहाँ ना बर्तन मांजना, ना कपड़े धोना, अखबार टीवी घूमो फिरो हर सुविधा तमाम है भैया, मैंने तो दोनों जगह रह के देख लिया, या ज्यादा आराम है। क्या बात है। घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था। घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, यहाँ मिलता है बिल्कुल ताजा। रसिक भाई मेरी मान, तू भी किसी तरह लॉकडाउन तोड़ दे, यहीं आ जा। वैसे तो इस लॉकडाउन में लगभग हर पत्नी ने खींची पति की खाल, लेकिन ज्योतिषियों का वो सबसे बुरा हाल। एक ज्योतिषी ने किसी को बताया, विदेश यात्रा का योग तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। भविष्यवाणी की ऐसी तैसी हो गई, अगला अस्पताल में क्वारंटीन पड़ा है। बहुत बढ़िया। एक दूसरे ज्योतिषी ने किसी कन्या से कहा, तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है बड़ी जल्दी, शीघ्र लगेगी तुम्हारे हाथों में हल्दी। अप्रैल खत्म होने से पहले बस जाएगा तुम्हारा घर। वो अब तक घूम रही है हाथों में लगाए सैनिटाइजर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जो दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने के सपने संजोए बैठा था, उसकी जान को भी पड़ गया लोचा। अगले को सुबह शाम घर में लगाना पड़ रहा है झाड़ू पोछा। वाह 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 वाह। और जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, लॉकडाउन ने उसे भी ब्रेक कर दिया। लेकिन जो पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे, उन्हें एक कर दिया। वाह 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 वाह, फैमिली कोड की जरूरत खत्म हो गई। मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों को सलाह दी कि शादी.com पे रजिस्ट्रेशन करा के सर पे बंधवा लो सेहरा, ऑनलाइन देख लो अपनी होने वाली दुल्हन का चेहरा। वाह। पार्लर सारे बंद पड़े हैं, ओरिजिनल चीज दे रही दिखाई है। अरे हम सब तो धोखा खाए बैठे हैं, क्योंकि स्कीम जिंदगी में पहली बार आई। बहुत बढ़िया। हमारा एक मित्र तो पूरे मोहल्ले का लवगुरु हो गया। हमारा एक मित्र तो पूरे मोहल्ले का लवगुरु हो गया, क्योंकि जिस दिन उसकी साड़ी उससे मिलने आई, उसी दिन लॉकडाउन शुरू हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब तो जीजा जब भी बोरियत फील करे, साली के साथ छत पे चढ़ जाए, और अगला तो चाहता ही है ये लॉकडाउन 2-4 महीने और बढ़ जाए। एक सब्जी वाला बोला, बहन जी सब्जी ले लो। इतना सुनते एक सज्जन के खून में आ गया उबाल। बोला, साले बहन जी नहीं जीजा जी हूं,
सैलून बंद पड़े इसलिए लंबे हो गए बाल। हमारे एक मित्र की पत्नी ने कर दिया बवाल। अपने पति से पूछ ले एक खतरनाक सवाल, तुम कोरोना से ज्यादा डरते हो या मुझसे? पति बोला सच्ची बताऊं तुझसे, क्योंकि कोरोना नाम का रोग तो थोड़े दिन में काबू में आ जाएगा, लेकिन पत्नी को काबू में करने की वैक्सीन तो भगवान भी नहीं बना। क्या बात। इस लॉकडाउन में जानवर भी हो गए बेहाल। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को सुना रहा था अपना हाल। बोला सड़क पर गाड़ी ही दिखाई नहीं दे रही, किसके पीछे भागे किस पर भौंके, खाली पड़े पड़े फूल गए, क्या बताऊं भैया कुत्ते, हम तो लॉकडाउन में भौंकना ही भूल गए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इस लॉकडाउन ने कवियों के घर में भी खूब उत्पात मचाया। और जिन कवियों ने अपनी पत्नी को अपना पेमेंट हमेशा आधा बताया, अब सारे पैसे ऑनलाइन आ रहे हैं, भेद खुल गया, रोज पत्नी से मार खा रहे हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और कुछ कवियों की हालत तो ऐसी हो गई जैसे बीच समुंदर नाव में हो गया उच्छेद, क्योंकि बचाए गए पैसों से कहां कहां गुलछर्रे उड़ाए, खुल के आ रहे हैं सारे के सारे भेद। वाह 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 वाह। लेकिन इस लॉकडाउन में कुछ काम नहीं आ रहा, ना कोई जादू, ना कोई टोना, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप। अरे देखते रहिए आप रामायण, पर वास्तविक जीवन में बंद हो गए सारे भरत मिलाप। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत 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 अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत। थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही हिमालय भी दूर से नजर आने लगा, कितनी शुद्ध हवा हो गई। और ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई, ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई। वाह वाह। इस भीषण महामारी के लिए पता नहीं ये दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी। और हम तो चाइना को ये बद्दुआ भी नहीं दे सकते कि तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, क्योंकि वो तो कीड़े ही खाते हैं, उनका तो नाश्ता हो जाएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छा व्यंग्य बहुत अच्छा। तो इस भीषण महामारी के लिए पता नहीं ये दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी, और सरकार अरबों रुपए क्यों खर्च करती अगर पता होता कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी। कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी। और कविता की अंतिम दो पंक्तियां आपको सौंपता हूं कि इस कोरोना से कैसे निपटें, इस महामारी से कैसे निपटें। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है। चांद और मंगल पर जीवन तलाशने वाला इंसान आज ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहा है। बहुत अच्छे बहुत ऑक्सीजन बहुत बढ़िया बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत ही सार्थक कविता आपने प्रस्तुत की, सुनहरी रसिक गुप्ता भाई साहब ने आपने। और देखिए कि हास्य कवि का केवल मात्र ये नहीं होता कि वो हंसाए, हास्य के साथ साथ वो चिंतनविद है। चिंतनविद है, वो ऐसा चिंतन दिया है, एक मारक चिंतन दिया है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ। हमारे बीच में है मासूम गाजियाबादी जी। मासूम गाजियाबादी जी वैश्विक शायर हैं, बहुत ही शानदार उनकी शायरी होती है, और वरिष्ठ शायर होने के साथ साथ एक अपनी शायरी में, गज़लों में संस्कार देने का काम करते हैं। मैं बड़े आदर के साथ, अदब के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ मासूम गाजियाबादी जी को। जोरदार ताली के साथ। एक गज़ल, उससे पहले दो शेर कि चले जाते हैं घर से बच्चे जब स्कूल की जानिब, चले जाते हैं घर से बच्चे जब स्कूल की जानिब, ख्याल आते तो हैं अक्सर मगर अच्छे नहीं आते। ख्याल आते तो हैं अक्सर मगर अच्छे नहीं आते। और उतनी देर तो चेहरों पर रौनक भी नहीं रहती कि जितनी देर तक स्कूल से बच्चे वापस क्या कहने। और गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ कि ज़रा सी भूल से शीशा करीना छोड़ देता है, ज़रा सी भूल से शीशा करीना छोड़ देता है, कसीली बात पे बच्चा भी हंसना छोड़ देता है, कसीली बात पे बच्चा भी हंसना छोड़ देता है। और ये शेर देखें कि हमेशा तंग दिल दानिश्वरों से फासला रखना, हमेशा तंग दिल दानिश्वरों से फासला रखना, मणि मिल जाए तो क्या सांप डसना छोड़ देगा। क्या बात है। हमेशा तंग दिल दानिश्वरों से फासला रखना, मणि मिल जाए तो क्या सांप डसना छोड़ देता है, मणि मिल जाए तो क्या सांप डसना छोड़ देता है। और मियाँ इतनी भी लंबी दुश्मनी अच्छी नहीं है, मियाँ
इतनी भी लंबी दुश्मनी अच्छी नहीं होती कि कुछ दिन बाद कांटा भी करकना छोड़ देता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि कुछ दिन बाद कांटा भी करकना छोड़ देता है और रहे महफूज है मालिक मेरे जज्बात का पानी, रहे महफूज है मालिक मेरे जज्बात का पानी, शजर गर सूख जाता है लचकना छोड़ देता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शजर गर सूख जाता है तो लचकना छोड़ देता है, शजर गर सूख जाता है लचकना छोड़ देता है। और ये शेर कि एक ऐसा वक्त आता है हिफाजत भूल कर अपनी, एक ऐसा वक्त आता है हिफाजत भूल कर अपनी, शिकारी से परिंदा खुद ही बचना छोड़ देता है। शिकारी से परिंदा खुद ही बचना छोड़ देता है। और कई लग्जिश नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं वरना, कई लग्जिश नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं वरना, यहाँ मासूम बच्चा भी झिझकना छोड़ देता है। यहाँ मासूम बच्चा भी झिझकना छोड़ देता है। कई लग्जिश नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं वरना, कई लग्जिश नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं वरना, यहाँ मासूम बच्चा भी झिझकना छोड़ देता है। कसीली बात पे बच्चा भी हंसना छोड़ देता है। ये थे मासूम गाजियाबादी जी। आपको इनकी कविता कैसी लगी? हमारे बीच में अब मैं जिनको आवाज़ देना चाहता हूँ वह हैं देश की एक आन बान शान। आप निदेशक होते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के। आप विगत में ICCR के अंतर्गत गगनांचल के आप प्रधान संपादक रहे हैं अभी तक। मैं आपको बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं आशीष कंधेरी जी को। आशीष कंधे जी, नमस्कार। सतमोला कवियों के चौपाल में मैं आशीष कंधवे आप सबका आभार प्रकट करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक भाई प्रवीण आर्या जी का जोरदार अभिनंदन। और मैं चाहूँगा कि मंच पे उपस्थित लोग हमारे आज के इस कड़ी के संयोजक संचालक के लिए जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। मित्रों, एक दो मुक्तक और एक आध कविता आपके सामने रखता हूं कि हारता गया पर हारा नहीं हूं। हारता गया ब्रजेश जी, हारता गया पर हारा नहीं हूं, लौटा कभी दोबारा नहीं हूं। हारता गया पर हारा नहीं हूं, लौटा कभी दोबारा नहीं हूं, रास्ते छूटे या छूटे मंजिल, रास्ते छूटे या छूटे मंजिल, हकीकत हूँ इशारा नहीं हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हकीकत हूँ इशारा नहीं हूँ। बहुत अच्छे। मैं सबको यही कहता हूँ कि जीवन में इशारे मत बनो, हकीकत बन जाओ। उसी हकीकत से दो चार कदम चल कर देखते हैं कि एक हम और आप, हमारा जो जीवन है ये किस तरह का है, क्या लेकर के हम जाएंगे। स्वागत। एक मुक्तक देखिए कि शूल त्रिशूल सब सौंप कर जाऊंगा। शूल त्रिशूल सब सौंप कर जाऊंगा। वाह। शूल त्रिशूल सब सौंप कर जाऊंगा, सुख दुख मूल सब सौंप कर जाऊंगा। शूल त्रिशूल सब सौंप कर जाऊंगा, सुख दुख मूल सब सौंप कर जाऊंगा, मुट्ठी भर राख उठा लेना मिट्टी से। मुट्ठी भर राख उठा लेना मिट्टी से, पत्ते फल फूल सब सौंप कर जाऊंगा। वाह वाह वाह। पत्ते फल फूल सब सौंप कर जाऊंगा। मित्रों, यही जीवन है और इस जीवन के आनंद में वाह एक गजल के कुछ शेर देखिए कि मुश्किलों से दूर जाना चाहता है। कोमल जी, कभी मत जाइएगा मुश्किलों से दूर। मुश्किलों से दूर जाना चाहता है, अब कोई खतरा उठाना चाहता है। वाह वाह वाह। मुश्किलों से दूर जाना चाहता है, अब कोई खतरा उठाना चाहता है, अब नहीं चलता पुरानी राह पर वो, अब नहीं चलता पुरानी राह पर वो, पथ नया कोई बनाना चाहता है। वाह वाह। पथ नया कोई बनाना चाहता है, और नींद से बोझिल पलक उसकी न होगी। नींद से बोझिल पलक उसकी न होगी, जो कोई सपना सजाना चाहता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो कोई सपना सजाना चाहता है, और प्यार की दिल में तपिश है छाँव खातिर।
मासूम जी, जी, कि प्यार के दिल में तपिश है, छाँव खातिर पेड़ आंगन में लगाना वाह चाहता है। वाह वाह वाह। पेड़ आंगन में लगाना चाहता है वाह। और जो बुझा दे प्यास सारी बस्तियों की। आहा। शेर बतौर खास आपको समर्पित कि जो बुझा दे प्यास सारी बस्तियों की, इस समुंदर को बुलाना वाह 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 समुंदर वाह को बुलाना वाह 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 आशीष जी, वाह 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 वाह। मुश्किलों से दूर वाह, जाना वाह, चाहता वाह, है, वाह, अब वाह, कोई वाह, खतरा वाह, आशीष भाई, उठाना वाह, चाहता है। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। हम अभिनंदन। हमारे बीच में एक श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवित्री, गजलकार हमारे बीच में उपस्थित हैं। वह हैं हमारी बहुत ही देश की जानी मानी पहचानी गजलकार कवित्री आभा चौधरी। आभा चौधरी के बारे में मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ। मुझे भी गा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। आभा चौधरी। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल के इस प्रतिष्ठित मंच से मैं आभा चौधरी आप सभी का हार्दिक नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आदरणीय प्रवीण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर शब्दों से मेरा परिचय कराया। स्वागत। जैसे कि अभी प्रवीण जी ने बताया, मैं आपके समक्ष एक गज़ल प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वागत। गज़ल का मतलब कुछ इस तरह से है कि दिल में लेकर प्यार चले हम, दिल में लेकर प्यार चले हम, दिल में लेकर प्यार चले हम, अंगारों के पार चले हम। तो कुछ स्वागत। दिल में लेकर प्यार चले, दिल में लेकर प्यार चले हम, अंगारों पार चले हम, दिल में लेकर प्यार चले हम, अंगारों के पार चले हम, दिल में लेकर प्यार चले हम। वाह। और शुक्रिया। ये तो युगल गीत के रूप में गाने का मन करता है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और शेर अर्ज है, आफत की टेढ़ी राहों पर, आफत की टेढ़ी राहों पर, आफत की टेढ़ी राहों पर, मुड़ मुड़ कर हर बार चले हम, मुड़ मुड़ कर हर बार चले हम, अंगारों के पार चले हम, दिल में लेकर प्यार चले हम। और शेर देखें, उन्हीं की राह में फूल बिछा कर, उनकी राह में फूल बिछा कर, उनकी राह में फूल बिछा कर, दिल से लगाए खाद चले हम, दिल से लगाए खार चले हम, अंगारों के
पार चले हम दिल में लेकर बहुत अच्छी, प्यार बहुत अच्छी, बहुत चले अच्छी, बहुत अच्छी। हम। शुक्रिया। हाँ। जीवन के सूखे सरगम में, बहुत अच्छे। जीवन के सूखे सरगम आहा, में, जीवन के आहा, सूखे सरगम में गाकर राग मल्हार वाह वाह चले वाह वाह, हम। जाके राग मल्हार चले। गाकर राग मल्हार चले हम, अंगारों के पार चले हम, दिल में लेकर प्यार चले हम। रोज लिखेंगे नई इबारत, बहुत अच्छे। लोग रोज लिखेंगे नई रोज लिखेंगे नई इबारत, आहा, रोज लिखेंगे नई इबारत, लेकर प्रण इस बार वाह, चले। वाह 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 वाह। लोग शुक्रिया। रोज चलेंगे। लेकर प्रण इस बार चले हम, अंगारों के पार चले हम, दिल में लेकर प्यार चले हम। खुद का साथी खुद को माना, आहा, खुद का साथी खुद को माना, खुद का साथी खुद को माना, खुद होकर तैयार वाह, चले वाह, वाह, हम, वाह, खुद वाह, होकर वाह, शुक्रिया वाह। तैयार चले हम, दिल में लेकर प्यार चले हम। अगला शेर अर्ज है। स्वागत स्वागत। इरशाद। आंसू खुशी के या हो गम के, आहा, आंसू खुशी के या हो गम के, आंसू खुशी के या हो गम के, सभी की लेकर धारे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चले बहुत अच्छे, बहुत हम। बहुत बहुत अच्छे, बहुत सब के लेकर धार चले हम, अंगारों से पार चले हम, दिल में लेकर प्यार चले हम। जिसकी सूरत दिल में उतरी, आहा, जिसकी सूरत दिल में उतरी, 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 उसका कर दीदार चले हम, उसका कर दीदार चले हम। शुक्रिया। अंगारों के पार चले हम, दिल में लेकर प्यार चले हम। वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद आपका। एक मुझे फिल्मी गीत याद हो आया आभा चौधरी की गजल को, जी। चलो दिलदार चलें चांद के पार। चांद के पार चलें। क्या तरुन्नुम था, क्या शब्द थे, एक एक गजल के जो शब्द थे। बोलते हैं, कहते हैं गजल कही नहीं जाती, गजल गाई नहीं जाती, कही जाती है। और गजल का जो गीत होता है मात्रात्मक रूप से उसकी परख होती है, और गजल को एक वजन के हिसाब से तोला जाता है। और उस माप की दृष्टि से आभा चौधरी बड़ी खरी उतरी हैं। और आभा चौधरी जी के बारे में तो कहूँगा कि क्या नाम, एक तो गज़लों के जो गज़ल के शब्द और उनका जो स्वर, सधावा स्वर, एक शास्त्रीय गायिका के रूप में आपको प्रस्तुत करता है। मैं बहुत दिल से सतमोला कवियों की चौपाल
की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ आप हमारे साथ हैं खड़गपुर पश्चिम बंगाल से उमेश प्रसाद फिक्र जी। उमेश प्रसाद फिक्र जी, नमस्कार दोस्तों। कवि नजरुल और रविंद्रनाथ टैगोर के सरजमी से मैं उमेश प्रसाद शर्मा फिक्र, रिटायर्ड सीनियर टेक्नीशियन, साउथ ईस्टर्न रेलवे खड़गपुर वर्कशॉप से हूँ। आज आप लोगों की खिदमत में मैं अपनी कुछ गज़ल लेकर, कुछ रचनाएं लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसके पहले मैं माँ शारदे को नमन करता हूँ, इस मंच को नमन करता हूँ। स्वागत। हाँ, मैं आइए एक सरस्वती वंदना तरन्नुम में सुना रहा हूँ, आपका तवज्जो चाहूँगा। मैं सरस्वती वंदना पढ़ रहा हूं। मेरी मुराद पूरी कब होगी बीना पानी, मेरी मुराद पूरी कब होगी बीना पानी, दुनिया की हर जुबां पर बस मेरी हो कहानी, मेरी मुराद पूरी। कह दूं या लिख दूं जो भी कविता उसे बना दो, कह दूं या लिख दूं जो भी रचना उसे बना दो, हे माता मुझ पे कर दो बस इतनी मेहरबानी, मेरी मुराद पूरी कब होगी बीना पानी, मेरी मुराद पूरी। शेर दे हैं कि शतदल पे तू है बैठी, कर में है बीना पुस्तक, शतदल पे तू है बैठी, कर में है बीना पुस्तक, है हंस तेरा वाहन, है हंस तेरा वाहन, बुद्धि ज्ञान की निशानी, मेरी मुराद पूरी। अगली पंक्तियां देखें। जिसने भी साधना की मिली कीर्ति उसको जग में, जिसने भी साधना की मिली कीर्ति उसको जग में, महामूर्ख को हे माता, महामूर्ख को हे माता, तूने बनाया ज्ञानी, मेरी मुराद पूरी। और अंत में मक्ता के शेर पढ़ रहा हूँ, समाज फरमाए, मैं मक्ता के शेर पढ़ रहा हूँ। है फिक्र की तमन्ना कुछ कर दिखाऊं जग में, है फिक्र की तमन्ना कुछ कर दिखाऊं जग में, गुमनाम जिंदगी अब, ऐसी गुमनाम जिंदगी अब, हाजी गुमनाम जिंदगी अब, लगती है बेमानी, मेरी मुराद पूरी कब होगी बीना पानी, मेरी मुराद पूरी कब होगी बीना पानी। धन्यवाद। आइए इसके बाद मैं एक नज्म पढ़ रहा हूँ। स्वागत। और उन्वान है जिसका बेवफा आशिक। हाँ जी, सुनिएगा। ये किस्सा नहीं है, ये किस्सा बयान करता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, किस्सा बयान करता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। रोने की सदा आती थी उजड़े मकान से, पूछा जो मैंने शख्स से ये माजरा है क्या, कहने लगा सुन यार मुझे कुछ नहीं पता। मैंने न मानी बात, उसकी जिद पे अड़ गया, उस शख्स के पीछे मैं हाथ धो के पड़ गया। कहने लगा सुन यार ये है बात पुरानी, रहती थी उस मकान में एक लड़की दीवानी, बला की खूबसूरत और कमसिन जवान थी, हिरनी की तरह आंख मोरनी सी चाल थी, गोरा बदन उसने लिया महताब से, सुर्ख गालों का रंग उसने चुरा ली गुलाब से,
कवियों की कल्पना थी, वो शायर का ख्वाब थी, उसका न कोई जवाब था, वो लाजवाब थी। एक मन चला भौरा कहीं से गांव में आया, उल्फत का सब्ज बाग दीवानी को दिखाया कि धीरे धीरे प्यार जब होने लगा जवान और प्यार के सागर में उठने लगा तूफान। सोचा न बाबरी जो कभी बात ख्वाब में, सोचा न बाबरी जो कभी बात ख्वाब में, आबरू की कश्ती डूब चुकी थी गर्दाब में। खुमार इश्क का जब सर से उतर गया, भौरे का मन फूल से जब दोस्त भर गया, उसने कहा आऊंगा लौट कर तुम्हें अपना बनाऊंगा, डोली पे बिठा कर तुम्हें घर लेके जाऊंगा। अब रह गया था इंतजार का ही सहारा और जाने वाला लौट कर आया ना दोबारा। हद से वो इंतजार की लड़की गुजर गई और उसी की याद दिल में बसाए वो मर गई। एक मेरी भी नसीहत है, एक मेरी भी नसीहत है, सुनिएगा ध्यान से और प्यार में धोखा ना देना ईमान। ये थे उमेश प्रसाद शर्मा फिक्र। बड़े ही फिक्रमंद हैं, फिक्रमंद पश्चिम बंगाल के लिए रहते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की क्या नाम स्थिति है उसके बारे में फिक्र करते रहे, हमें बताते रहे, चर्चा करते रहे। लेकिन उनकी फिक्र ममता बनर्जी के लिए होनी चाहिए। ममता बनर्जी, खैर उनके बारे में, राजनीतिक लोगों के बारे में हम क्या चर्चा करें। सुसंस्कृत भारतीय बिटिया, एक कवित्री जो एक स्कूल में अध्यापिका हैं, अध्यापिका होने के साथ साथ गाजियाबाद से हमारे साथ बीच में चल के आई हैं। बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं। उनका नाम होता है शालिनी शर्मा। जोरदार तालियों के साथ शालिनी शर्मा जी। शालिनी शर्मा। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीयों का अभिवादन करते हुए मैं अपना कविता पाठ शुरू करती हूँ। सर्वप्रथम एक मुक्तक आपकी सेवा में रखती हूँ। अगर कुछ पंक्तियाँ मैंने कही हो तो आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। गली गली और बस्ती बस्ती मरघट के सन्नाटे हैं, पुष्प नहीं दिखते बगिया में, डाली डाली कांटे हैं। अंधियारों की बात मान कर बागी यहाँ चिराग हुए। खुश है वो कातिल जिसने हाथों में खुश है वो कातिल जिसने हाथों में खंजर बांटे हैं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक कविता और आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वागत, स्वागत। जब हवाओं में फैला जहर हर जगह, जब हवाओं में फैला जहर हर जगह, एक खिड़की खुले भी तो क्या फायदा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खुले भी तो क्या फायदा, हमको मिलती नहीं रोटियां दो घड़ी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमको मिलती नहीं रोटियां दो घड़ी, कोई धन से तुले भी तो क्या एक खिड़की खुले भी तो क्या फायदा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे खेतों में सूखे की चिंगारियां, मेरे खेतों में सूखे की चिंगारियां, बरसे कुछ बुलबुले भी तो क्या फायदा। एक खिड़की
भी तो क्या बहुत अच्छे, बहुत फायदा। माँ की बाहों के झूले न हमको मिले, बहुत अच्छे बहुत। माँ की बाहों के झूले न हमको मिले, पालने में झूले भी तो क्या फायदा। एक खिड़की खुले भी तो क्या फायदा। हमको इल्जाम देकर के रुसवा किया, हमको इल्जाम देकर के रुसवा किया, दाग कुछ अब धुले भी तो क्या फायदा। एक खिड़की खुले भी तो क्या फायदा। बहुत अच्छे। चांद गुम बदलियों की कतारों तले, चांद गुम बदलियों की कतारों तले, शब में शोखी घुले भी तो क्या फायदा। एक खिड़की खुले भी तो क्या फायदा। हमसे हंस के मिले ना कभी भी जो तुम, हमसे हंस के मिले ना कभी भी जो तुम हो कुछ चुलबुले भी तो क्या फायदा। एक खिड़की खुले भी तो क्या फायदा। एक खिड़की खुले भी तो क्या फायदा। बहुत अच्छे शालिनी, बहुत अच्छे। ये थी शालिनी शर्मा जी गाजियाबाद से, और जो अध्यापिका भी हैं और कवित्री भी हैं। अब हमें उस पड़ाव की ओर मैं ले जाना चाहता हूँ। हमारे बीच में हमारी आदरणीय दीदी, हमारी जो आदरणीय दीदी मंजुलता सिंह जी, जो हमारी विशेष सहयोगी हैं, नवांकुरों को बहुत प्रोत्साहित करती हैं। मैं उनको आज हमारे बीच में वो कविता पाठ करने भी पधारी हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ कोटा से पधारे दीदी मंजुलता सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आए, अपना कविता पाठ करें। मंजुलता, स्वागत है। मैं मेरे आराध्य महाकाल को प्रणाम करती हूँ, और मैं आपके सामने एक जो शाश्वत सत्य है वो प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। आखिर में क्या होना है, आखिर में क्या होना है, एक दिन मिट्टी में सोना है। आखिर में क्या होना है, एक दिन मिट्टी में सोना है। ना शाश्वत देखो पैसा है, ना सत्तावान हमेशा है। फिर क्यों पैसे का अहम सजोना है, आखिर में क्या होना है, एक दिन मिट्टी में सोना है, एक दिन मिट्टी में सोना है। न रहती कभी तरुणाई, न रहती गाल पे अरुणाई, क्यों रूप का अहम सजोना है, आखिर में क्या होना है, एक दिन मिट्टी में सोना है। न शाश्वत देखो सृष्टि है, ये सृष्टि एक खिलौना है, आखिर में क्या होना है, एक दिन मिट्टी में सोना है, एक दिन मिट्टी में सोना है। और 4 लाइन में आपको वो सुनाऊंगी, जब मैं मेरे संघर्ष काल में गुजर रही थी तो उस समय मैंने लिखी थी, वो बोल रही हूँ। मैंने कहा, खुशियों तुम जाओ, खुशियों तुम जाओ सजाओ किसी को, खुशियों तुम जाओ सजाओ किसी को, मुझको तुम्हारी जरूरत नहीं है। खुशियों तुम जाओ सजाओ किसी को, मुझको तुम्हारी जरूरत नहीं है। जीवन के सफर में गम ही रास आए, जीवन के सफर में गम ही रास आए, मुझको लगता है इनकी जरूरत सही है। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे दीदी, आपने हम सभी को एक काव्यात्मक रूप से हमें आशीर्वाद दिया।
अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं देश की यशस्वी कवित्री, मुक्त छंद कविता करती हैं, नाम होता है कोमल वर्मा। कोमल वर्मा जी के लिए मैं एक अपने पिताजी के गीत का मैं देना चाहूँगा, उल्लेख करना चाहूँगा। मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बन तिल तिल जला हूँ। मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बन तिल तिल जला हूँ। आंधियों की गोद में अंधियार पी पी कर पला हूँ। रात भर यूं ही जगूंगा एक नया सूरज उगाने। रात भर यूं ही जगूंगा एक नया सूरज उगाने। बुझ गया तो फिर जलूंगा पुनर्जन्मी सिलसिला। क्या बात है। मैं उजाला दीप का हूँ। कोमल वर्मा जी। नमस्कार, मैं कोमल। सतमोला कवियों की चौपाल में बिना किसी भूमिका के मैं अपनी बात की शुरुआत पहले एक मुक्तक से करती हूँ। स्वप्न की रात में कुहासा कैसा, स्वप्न की रात में कुहासा कैसा, पूर्ण मधुमास में कुहासा कैसा। वाह। तेरे मौन की मधुरता को जी लूंगी, तेरे मौन की मधुरता को जी लूंगी, तेरे मीठे बोल के आगे बताशा कैसा। वाह 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 क्या बात, वाह। बताशा बताशा क्या शानदार काफी लगे। क्या बात है। मेरी कविता का शीर्षक है मौन। मेरी ये कविता प्रेम पर है। प्रेम क्या है, प्रेम का मूल आधार क्या है, समर्पण, विश्वास या इसके अतिरिक्त और कुछ भी है। किसी को पा लेना ही प्रेम है या फिर खुद को खो देना प्रेम है। प्रेम बंधन है या मुक्ति है, इन्हीं सभी भावनाओं को केंद्र में रखते हुए मैंने ये कविता लिखी थी, मौन। अक्सर हमारे बीच एक मौन झूलता रहता है, अक्सर हमारे बीच एक मौन झूलता रहता है। हमारा साझा मन जानता है मौन का अर्थ, हमारा साझा मन जानता है मौन का अर्थ, और मौन की छाया में उगता प्रेम भी। लजाती उघड़ी हुई आत्माओं का प्रेमिल क्षणों में चुप हो जाना भाषा की असमर्थता नहीं है, सार्थकता है ये मौन की, ताकि आत्माएं बेखटके तैरती रहें। बहुत बढ़िया। जब कहे जाने से बच सकती थी नदियाँ, हमने उस बहाव को अनकहा ही रहने दिया। जब कहे जाने से बच सकती थी नदियाँ, हमने उस बहाव को अनकहा ही रहने दिया, और ऐसा करके हमने जीवित रखी महासागर के लिए अपार संभावनाएं। बहुत अच्छे। मेरी अगली कविता का शीर्षक है रेतीले टीले। जब भी कोई व्यक्ति समाज में आगे बढ़ता है, समाज उसे स्वीकार नहीं करता, उसकी योग्यता को स्वीकार नहीं करता। उपेक्षा, अवज्ञा, बहुत सी दुर्भावनाओं का उसे सामना करना पड़ता है। उन्हीं भावनाओं को केंद्र में रख करके मैंने एक कविता लिखी थी, रेतीले टीले। स्वागत। उपेक्षा, अवज्ञा, अस्वीकृति से क्या डरना, उपेक्षा, अवज्ञा, अस्वीकृति से क्या डरना, एक अनजान भय की छतरी को खोलकर क्यों चलना। जीवन के मोड़ सड़कों की तरह स्पष्ट नहीं होते, कोई सूचना पट भी नहीं होता कि आगे तीव्र मोड़ है, रफ्तार धीमे कर ले। क्या बात है, क्या बात है। बस हमें तो चलना होता है, संभलना होता है, सटीक अनुमान के साथ मुड़ना होता है। अपेक्षा से उपेक्षा, आज्ञा से अवज्ञा, स्वीकृति से अस्वीकृति जीवन के रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटक की तरह होते हैं। हर पल रंग और रोशनी बदल लेते हैं। मुक्ति, भुक्ति, अनुरक्ति, अनासक्ति सुनने में अच्छे लगते हैं। मुक्ति, भुक्ति, अनुरक्ति, अनासक्ति सुनने में अच्छे लगते हैं, पर इन शब्दों को परिभाषित करना इतना सरल नहीं है। जीवन बहुत ठोस होता है, इतना तरल नहीं है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। बहुत बढ़िया। अंत में तो केवल ठहरना होता है, अंत में तो केवल ठहरना होता है, अंत में तो केवल ठहरना होता है, रुकना होता है, समझना होता है, परंतु
परंतु निष्कर्ष की उम्मीद हमें राह से भटका देती है, पर्वत नहीं रेतीले टीले को ही लक्ष्य बना देती है। क्या कहने, बहुत अच्छे। और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, एक क्षण मैं भी छली गई हूँ जीवन में, कई बार रंग चढ़कर उतर गया, अर्थ जीवन का बदल गया, लेकिन जीवन चलता रहा, लड़ता रहा, जलता रहा। बहुत अच्छे कोमल जी, बहुत अच्छी आपने कविताएं आप हमारे सामने ही नहीं दर्शकों के सामने जो आपने इतना शानदार एक धीर गंभीर जिसको मैं कह सकता हूँ कि एक कविताओं के माध्यम से आपका संदेश संप्रेषित हुआ है। मैं सतमोला कवियों की चौपाल में आपका अभिनंदन करता हूँ। तो लीजिए हम आप अगले कवि को बुला रहे हैं जो बनारस की मीठी सुगंध सौंधी सौंधी महक के साथ हमारे बीच पधारे हैं। उनका नाम होता है अरविंद भरमर। एक नया बच्चा है, जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें अरविंद भरमर। आप लोगों के बीच में अभी 2 साल पहले एक पुलवामा घटना हुई थी। स्वागत। तो हम उसकी 2 लाइनें आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो है टेलीविजन के माध्यम से देखा होगा कि कितना भयावह घटना हुई थी और जिसके घर स्वागत पे वो हुई थी। कविता। चमन रो रहा है, गगन रो रहा है, चमन रो रहा है, गगन रो रहा है, ये लिपटा बदन से कफन रो रहा है, चमन रो रहा है, गगन रो रहा है, ये लिपटा बदन से कफन रो रहा है आंसू से भीगी पड़ी सारी पलकें, है आंसू से भीगी पड़ी सारी पलकें, फफक कर के देखो वतन रो रहा है, चमन रो रहा है, गगन रो रहा है। अभी भाई जो है कि जस्ट गया था, अपने भाई से बोल के गया था कि जब हम आएंगे तो आपका एडमिशन कराएंगे, और वो भाई जो है कि उस चीजों को याद करके कैसे हो रहा है। स्वागत। बहुत सिसकता हुआ भाई भाई से पूछे, सिसकता हुआ भाई भाई से पूछे, कहाँ खो गए हो बिरन रो रहा है, चमन रो रहा है, गगन रो रहा है। वो बहन अभी राखी लेकर के इंतजार कर रही थी अपने भाई की कि भाई आएंगे तो हम उसको राखी बांधूंगी। तो वो बहन क्या सोच रही है उस भाई को देख करके, पकड़ कर कलाई बहन रो रही है, मैं किसकी कलाई में बांधूंगी राखी, मैं किसकी कलाई में बांधूंगी राखी, पकड़ कर कलाई बहन रो रही है, चमन रो रहा है, गगन रो रहा है, ये लिपटा बदन से कफन रो रहा है। जिसका पति वीर गति को प्राप्त हुआ हो और उसकी लाश वहां पड़ी हुई हो तो बीबी क्या सोचती है बीबी बेसुध गिर पड़ी है आंगन में, है बीबी बेसुध गिर पड़ी है आंगन में, गला फाड़ कर बेधड़क रो रही है, गला फाड़ कर बेधड़क रो रही है। कुछ चंद सवाल वो कर रही है उस मिट्टी से, उस पति से जो कि दुनिया में नहीं है। बोलो स्वामी मेरे मुझे क्यों अकेले, बोलो स्वामी मेरे मुझे क्यों अकेले, इस छोड़े जहां में कहाँ जा रहे हो, चमन रो रहा है, गगन रो रहा है। एक बच्चा जो भी छोटा सा है 3-4 साल का, वो आता है देखता है कि तमाम लोग भीड़ क्यों जुटी हुई है, तो आकर के उसके चाचा खड़े हैं, चाचा से पूछता है क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है कि यहाँ सब क्या हो रहा है। स्वागत। पकड़ बेटा चाचा के हाथों को बोला, पकड़ बेटा चाचा के हाथों को बोला, यू पापा जमी पे क्यों लेटे हैं चाचा,
यू पापा जमी पर क्यों लेटे हैं चाचा, कोई जल्दी आओ ना, इनको उठाओ ना, कोई जल्दी आओ ना, इनको उठाओ ना, अंदर उठा कर ले आओ ना चाचा, कफन रो रहा है। अब जो वहाँ पे लोग जुटे हुए हैं और उस बच्चे की, क्योंकि तुतलाता हुआ बच्चा बोल रहा है, उस बच्चे की बात को सुनकर क्या हो रहा है, उस बच्चे की तुतली सी बातों को सुनकर, उस बच्चे की तुतली सी बातों को सुनकर, वहाँ पे खड़ा सारा जन रो रहा है, चमन रो रहा है, गगन रो रहा है, ये लिपटा बदन से कफन रो रहा है। नमस्कार। ये थे अरविंद भरमर, जिन्होंने एक शहीद बोलने से अच्छा एक हुतात्मा सैनिक के जो एक दृश्य उनके अपने प्राणों की आहुति देने के बाद जिस प्रकार से एक चित्रण किया, उसके लिए साधुवाद है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सतमोला कवियों की चौपाल आपको कैसा लगा, ये आप हमें बताते रहें। सतमोला कवियों की चौपाल में ये जो काव्य अनुष्ठान है, ये सहभागिता के सिद्धांत पे चल रहा है। जैसे एक यज्ञ होता है, यज्ञ के अंदर दोनों तरफ घर परिवार के लोग होते हैं, सामने यजमान होता है और एक तरफ पुरोहित होता है। तो पुरोहित के रूप में तो मैं हूँ, यजमान के रूप में नवांकुर है, और जो दाएं बाएं जो बैठते हैं वो एक वरिष्ठ कवि हैं। उस प्रकार से आहुति सबकी पड़ती है, काव्यात्मक रूप से सभी स्वाहा करके अपनी यहाँ पर दे के जाते हैं, आहुति दे के जाते हैं। और इस आहुति को हम जो शब्द देते हैं कविता का, रचना धर्मिता का, और जो देशी घी से क्या नाम घृत आहुति होती है, उसको हम बोलते हैं आजीवन सदस्यता। आजीवन सदस्यता के रूप में जब घृत पड़ता है तो ये एक कार्यक्रम पल्लवित होता है, मुखरित होता है। और ये सतमोला कवियों की चौपाल इस प्रकार से 18 साल नहीं, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके आप सहभागी बने। सतमोला कवियों की चौपाल में आप आजीवन सदस्य बन करके नवांकुर के रूप में हमारे बीच में पहुंच सकते हैं। ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं है जो नवांकुरों को इस प्रकार से प्लेटफॉर्म देता है। ये सामूहिकता के भाव से चलने वाला कार्यक्रम है। सतमोला कवियों की चौपाल में आप हमारे साथ जुड़े रहें। और आप यदि हमारे साथ कविता पाठ करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183 इस पे आप कॉल करें, आप हमसे संपर्क करें। बड़े ही हर्ष का विषय है कि सतमोला कवियों की चौपाल साधना टीवी ग्रुप के उस पे साधना पे तो हम अनशेड्यूल टीवी टेलीकास्ट होता ही है, लेकिन देवम चैनल पर जो साधना टीवी का ही एक और प्रतिष्ठित अपना चैनल है, इस पर हम रात को प्रत्येक रविवार 10:30 बजे ये कार्यक्रम प्रसारित होता है। ठीक 10:30 बजे आप देखना ना भूलें सतमोला कवियों की चौपाल। मिलते हैं अगले रविवार। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं। हम लोग उन्हें मौका देते हैं, नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं। उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे।
तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।